स्वागत है साथियों, आप सभी का फिर से देखिए हमारे इस चैनल पर। चलिए हम आज स्टार्ट करते फिर से प्राचीन इतिहास की श्रृंखला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सातवाहन वंश, हमने मौर्य वंश समाप्त कर दिया था और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, फिर कण्व वंश समाप्त कर दिया था, फिर कल ही स्टार्ट कर दिया था सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश में हमने बता दिया था कि इस वंश का संस्थापक सिमुक था। फिर उसमें एक मैंने बता दिया था सातकर्णी, जो प्रथम शासक था। फिर उसी में सातकर्णी के बाद उसकी पत्नी थी जिसका नाम था गौतमी और उसका पुत्र था जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस वंश में अधिक शासकों के जो नाम हुआ करते थे वो उनकी माता के नाम के साथ जोड़ करके लिखे जाते थे। इसीलिए इस वंश को कहा जाता है कि इस वंश में कहीं ना कहीं माताओं की भी भूमिका हुआ करती है। मतलब मात्र सत्तात्मक के आभास होते हैं। ये मात्र सत्तात्मक थे नहीं, लेकिन मतलब मात्र सत्तात्मक समाज की एक प्रकार से इससे क्या होता है, आभास। उनके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है कि हाँ, हो सकता है कि यह समाज जो था कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। तो चलिए हम लोग देखते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ये इस वंश के यानी सातवाहन वंश का माना जाता है कि सबसे प्रतापी शासक था, सबसे नामी शासक था। और इसके बारे में जो हमें जानकारी पता चलती है, इनकी माता के कविलेख है। हमने बताया था कि सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, ये पड़ता था महाराष्ट्र में थी। कल मैंने बता दिया था कि महाराष्ट्र में इनकी राजधानी थी। तो महाराष्ट्र में ही पड़ता है नासिक। उस नासिक में इनकी माता यानी सातकर्णी की माता गौतमी जो थी, वहाँ पर उन्होंने एक अभिलेख लिखवाया है, पत्थरों पे एक अभिलेख लिखवाया है। उनसे इनके बारे में पता चलती है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में इनकी माता ने यानी गौतमी बलश्री ने एक अभिलेख लिखवाया है नासिक में। उनसे इनके बारे में जानकारी पता चलती है। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा गौतमी बालश्री का अभिलेख जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये पहली बात तो एक क्वेश्चन नहीं पूछता कि गौतमी बलश्री का अभिलेख कहाँ है, तो नासिक में। ये किससे संबंधित है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी से। या पूछ लेता है किस वंश से संबंधित है, तो सातवाहन वंश से। इसी अभिलेख से यानी गौतमी बलश्री अभिलेख से ही उसमें ही लिखा गया है कि यह एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण था। ये थोड़ा कट्टर टाइप का ब्राह्मण था, जैसे औरंगजेब को कह सकते हो, जस्ट उसी प्रकार से ये भी एक कट्टर ब्राह्मण था। तो इसे वहाँ के अभिलेखों में कहा गया है कि यह एकमात्र ब्राह्मण था, या इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया वहाँ के अभिलेखों में, कि सामान्य ब्राह्मण नहीं था, बहुत अद्वितीय था, यूनिक ब्राह्मण था। इसने शक शासक नहपान को हराया था। शक शासक क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ये समझ लेना कि मध्य एशिया की कुछ जनजाति थी, उसने भारत पर आक्रमण करके भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मध्य एशिया मतलब चीन से सटा हुआ, या चीन और जो ये जो पाकिस्तान है इनसे सटे हुए एरिया में कुछ ट्राइब्स रहा करते थे। उन्होंने भारत में आक्रमण किया था और भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो उन्हीं में से एक था शक शासक नहपान को इसने क्या किया था, पराजित किया था। नहपान को इसने पराजित किया था। इसने नासिक में एक शहर स्थापित किया था जिसका नाम था बेड़ा कटक। एग्जाम में ये पूछा गया है कि बेड़ा कटक नामक शहर कहाँ पर स्थापित किया गया था, नासिक में। किसने किया था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस शहर की स्थापना की थी, बेड़ा कटक। और इसके बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो क्वेश्चन पूछ सकता था मैंने वो लिखवा दिया है। फिर इसके बाद इसका पुत्र जो था गौतमी पुत्र सातकर्णी का, तो इनकी पत्नी का नाम था गौतमी पुत्र का वशिष्ठी पुत्र, और उसका पुत्र था जिसका नाम था पुलवामी था। ये कब से कब तक शासन किया, 130 से लेके 159 AD तक। अभी ये सब ईस्वी में चल रहे हैं, क्योंकि 400 वर्षों तक लगभग इसने शासन किया था। 28 BC में लगभग इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। फिर उसके बाद ये करीब 303 शताब्दी के आसपास तक इन्होंने शासन किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था ये 106 से लेकर 130 यानी 24 साल तक शासन किया था। फिर उसके बाद इसका पुत्र जो था ये 130 से लेकर 159 करीब 29 सालों तक शासन किया था। तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, एक और पुलवामी आएगा जो कि चालुक्य वंश का है, लेकिन ये वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है, ये दूसरा है। तो इस शक शासक के बाद इसे क्या किया था, जो मैंने बताया कि शक शासक जो था यहाँ पर नहपान को इसके पिता ने हराया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था। और उसी के पुत्री से मतलब कि अब जो इसका पुत्र था कौन, रुद्रदामन। नहपान का पुत्र कौन था, रुद्रदामन की पुत्री से गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने पुत्र यानी कि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की शादी कर दिया था। पुलवामी का शादी किया था रुद्रदामन की पुत्री से। तो इसे शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार हराया। इसके पिता ने शक शासक नहपान को हराया, लेकिन उसी का बेटा रुद्रदामन ने इस वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार हराया। लेकिन रुद्रदामन के ये क्या था, पुलवामी दामाद था। तो अपने दामाद को ये मारा नहीं, मतलब हराया 2 बार, लेकिन हराने के बाद भी उसे मारा नहीं। क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो उसका दामाद था नहीं, उसकी बेटी का
पति था, इसलिए उसने उसको मारा नहीं। तो रुद्रदामन ने एग्जाम में पूछा है कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को किसने 2 बार हराया था? रुद्रदामन ने। या रुद्रदामन ने किसे 2 बार हराया था? तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। यह रुद्रदामन का दामाद था। यह रुद्रदामन का क्या था? दामाद था, मैंने बताया ही। इसे दक्षिण पथेश्वर कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वंश को दक्षिण पथेश्वर या दक्षिणाधिपति कहा गया है? तो सातवाहन वंश को कहा गया है, और सातवाहन वंश में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि दी गई थी। फिर इसके बाद इसका एक आखिरी वंशज था जिसका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी। मतलब इसके बाद भी थे लेकिन उतने ज़्यादा नामी नहीं है, न तो ये भी ज़्यादा नामी नहीं है यज्ञश्री सातकर्णी। बस इतना तक का इतिहास पढ़ना है पुलमावी तक का। इसके बाद का भी है सातकर्णी, याद रखे तो रख सकते हैं कि सातकर्णी यज्ञश्री सातकर्णी आया था जो 174 से 203। इसने भी शकों को हराया था बाद में आगे चलकर। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, न तो आपको पढ़ना है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, किताबों में दिया ये, लेकिन एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं। कई बार सातवाहन काल की संस्कृति के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है, सातवाहन काल की संस्कृति के बारे में। कि एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा है कि जो सातवाहन वंश के लोग थे, जो सातवाहन शासक थे, इन्होंने किस भाषा को श्रेय दिया था, प्रश्रय दिया था? तो लोगों को लगेगा कि सातवाहन तो ये ब्राह्मण थे तो इन्होंने संस्कृत को भी प्रश्रय दिया होगा, तो नहीं। ये ब्राह्मण भले थे लेकिन इन्होंने कौन सी भाषा को प्रश्रय दिया था? प्राकृत भाषा को। फिर राजकीय परिवार में इनके राजकीय परिवार में महिलाएं जो थी वो कौन से धर्म को मानती थी? बौद्ध धर्म को। राजकीय धर्म में इन्हें महिलाएं जो थी वो बौद्ध धर्म को फॉलो करती थी, और जो पुरुष थे वो ब्राह्मण धर्म को। एक्चुअली था क्या कि हमने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध जो थे वो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ अपना धर्म स्थापित किए थे। फिर उसके बाद जैसे ही ये शुंग वंश आया तो ब्राह्मण राज्य फिर से स्थापित, फिर से जागृत हुआ। तो इसी के बाद जो ये फिर शुंग वंश के बाद फिर कर्ण वंश, ये भी ब्राह्मण साम्राज्य की थोड़ा तरफदारी किया। फिर इसके बाद जो सातवाहन वंश है ये भी ब्राह्मणवाद की तरफदारी की। इन लोगों में ये अच्छा खासा भ्रम फैला दिया गया था कि ये जो आप बौद्ध धर्म अपना रहे हैं ये हमारे विष्णु के 10 अवतार हैं, ताकि आप लोग जो लोग ब्राह्मण धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म में जा रहे हैं वो शायद मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म रहे चाहे बौद्ध धर्म रहे हमारा एक ही भगवान है। कौन है? विष्णु। तो बहुत लोगों को लगा यार जब हमारे एक ही धर्म हुआ है, एक ही सब कुछ, तो क्या कर धर्म त्याग गया, लोगों को मूर्ख बनाया गया। तो इस वक्त इन लोगों की महिलाओं ने कहा कि देखो हमारे घर की महिलाएं जो है वो बौद्ध धर्म को फॉलो करती हैं, और पुरुषों ने क्या कहा कि हम ब्राह्मण धर्म को मानते हैं। तो सातवाहन वंश के समय में पुरुषों ने ब्राह्मण धर्म को माना और महिलाओं ने बौद्ध धर्म को माना। इस वक्त की महिलाएं शिक्षित थी और पर्दा प्रथा मुक्त था। हमारे देश में पर्दा प्रथा नहीं हुआ करता था पहले, पर्दा प्रथा से मुक्त था समाज। बाद में अरब देशों के लोगों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत में पर्दा प्रथा शुरुआत हुई। पर्दा प्रथा कोनो गलत चीज़ नहीं है। वहाँ पर आप अरब में जाएंगे तो वहाँ पर चूँकि रेतीला एरिया है, डिजर्टिन एरिया है, तो रेगिस्तानी एरिया में हमेशा बालू धूल कर उड़ते रहते हैं। तो ऐसे समय बाल, एक तो पानी की कमी है तो वहाँ पे बालों में धूल भर जाता है, चेहरे पे धूल कड़ जाते हैं, तो स्थिति खराब हो जाती है। तो वहाँ के लोगों ने अपने यहाँ एक ऐसी परंपरा शुरू कर दी क्योंकि धर्म से जोड़ दिया। क्योंकि अगर आम व्यक्ति को आ जाता है कि अपने बाल ढक के चलो, मुंह ढक के चलो, तो लोगों को बुरा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमें आप कौन होते हैं समझाने वाले। तो वहाँ के जो मौलवी लोगों के लोगों ने कर दिया ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह ने कहा, ये हमारे कुरानों में लिखा है, ऐसा ऐसा करके उन लोगों को बता दिया गया। और वहाँ के लोगों ने फिर उसी को धर्म मान करके जहाँ जहाँ जाते हैं, अब चूंकि धर्म में बात उन्होंने मान लिया कि धर्म में है, तो धर्म में जो बातें कर रही थी लोग आँख मूंद के मान लेते हैं। तो वहाँ के लोगों ने फिर जहाँ जहाँ गए उसे धर्म को रूप में उसे फॉलो करते गए। जब भारत में भी आए तो उनकी ये प्रथा भारत में भी आई। अगर राजस्थान के लोग भारत में अगर वो बुर्खा पहनते हैं तो ठीक भी है, क्योंकि वहाँ के लोग बालू वालू वाला एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है। लेकिन पूरे भारत में जब सब लोग पर्दा प्रथा मानेंगे तो घटिया बात है ना, गलत बात है, क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी थोड़ी है। रेगिस्तानी एरिया में वो ठीक है। तो याद रखिएगा सातवाहन वंश के समय महिलाएं शिक्षित थी, पर्दा प्रथा मुक्त था, संपत्ति में भागीदारी थी। महिलाओं की उस वक्त संपत्ति में क्या थी? भागीदारी थी। अब तो हमारे यहाँ वर्तमान समय भी महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी आ गई है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि किसी भी बाप की संपत्ति में जितना हक उसके लड़के का है उतनी ही अधिकार किसके है? उसके लड़कियों का है। अब जा करके हमारे देश में महिलाओं को न्याय मिला है, अब ये पिता के संपत्ति के मामले में। ऐसे बहुत अच्छा काम है, लेकिन बहुत लेट किया गया। सोचो कि एक मानव को मानव वाला अधिकार नहीं मिलता था तो कितनी घटिया थी। ऐसे अब जाके मिला, लेकिन अभी भी महिलाएं हमारे यहाँ नहीं लेती हैं संपत्ति, लेकिन कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद मात्र सत्तात्मक समाज का आभास होता है। पता चलता है कि मतलब इस वक्त जिस प्रकार से राजाओं के नाम के आगे माँ का नाम लगा है, तो इससे लगता है कि ये समाज कहीं ना कहीं मात्र सत्तात्मक समाज को लेकर के चलता था ये वंश। फिर अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे। चाणक्य ने लिखा है अपने अर्थशास्त्र में कि मौर्य वंश में अंतरजातीय विवाह जो था वो प्रचलित नहीं था।
लेकिन सातवाहन वंश में अंतर जाति विवाह थी। अंतर जाति का मतलब होता है कि एक जाति यानी शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, ये सब आपस में शादी विवाह कर सकते थे एक दूसरी जाति में। अगर ऐसी प्रथा अगर उस वक्त रही होगी सातवाहन के समय में तो बड़ी अच्छी रही होगी। मेरे हिसाब से ये व्यवस्था हमेशा रहना चाहिए, लेकिन हमारे देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर शादी विवाह होती है, जाति व्यवस्था के आधार पर होती है। ये सबसे बड़ी घटिया समाज की निशानी है। ये अंतर जाति विवाह होते थे। आज भी इसलिए वो जगह हत्या हो जाती है। अगर आप जाएंगे हरियाणा में ना, तो वहाँ पर बहुत अधिक इसको लेकर के विवाद बढ़ते रहते हैं। वहाँ पर अंतर जाति विवाह अगर किसी ने कर लिया, अगर एक ही गोत्र में कर लिया, तो भी खाप पंचायत बढ़ जाते हैं, मार देते हैं लोग, उसको जान से मार देते हैं लोग। और वहाँ पर खाप पंचायत अधिक चलता है। जैसे यहाँ पर ग्राम पंचायत है, उसी पर खाप पंचायत बैठती है। पंचायतों में बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लिए जाते हैं। अभी भी हरियाणा इस मामले में बहुत पिछड़ा है, मानसिक रूप से बहुत ही वो लोग कमज़ोर आदमी हैं इस मामले में। स्वतंत्रता नहीं है कि किसी ज़माने में जिनके गाय एक साथ बने थे, गोत्र वैदिक सभ्यता में जिनके गाय एक साथ बने थे, तो माना जाता है कि वो एक ही गोत्र के लोग हैं, तो उनमें अगर शादी होगा तो भाई बहन हो जाएंगे। अभी उन लोगों का मानसिकता ये ऐसे कार्य करता है कि एक ही गोत्र में शादी होना नहीं चाहिए। फिर प्रारंभिक भूमिदान ब्राह्मणों को, जैसे मैंने बताया था कि सातवाहन वंश ने ही पहली बार भूमिदान की प्रथा शुरू की थी। सबसे पहले इन्होंने भूमिदान जो किया वो किसको किया था? ब्राह्मणों को किया था। सबसे अधिक भूमिदान ब्राह्मणों को किया था। इसलिए आज भी देखेंगे तो सबसे अधिक भूमि जो हमारे देश में वो है ब्राह्मणों के पास ही है। तो सबसे अधिक भूमिदान इन्होंने ब्राह्मणों को किया था। फिर उसके बाद बौद्धों को भी किया था, तथा धार्मिक संस्थाओं को किया था। तो एक बात तो मुझे ये नहीं समझ आती कि धार्मिक संस्थाओं को भूमिदान दिया जाता है। धार्मिक संस्थाएं मतलब जैसे मंदिर हो गए, ये सब जितने होते हैं कहते हैं धार्मिक संस्थाएं। लोग जाते हैं भगवान के पास मांगने, कुछ मंदिरों में या मस्जिदों में या चर्च में जाते हैं भगवान से बहुत कुछ मांगने। इनके भगवान इतने गरीब है कि अपने लिए एक मंदिर तक नहीं बनवा सकते, एक कुटिया तक नहीं बनवा सकते, और उनको लिए चंदा उतारते हैं। जैसे कि अभी तो यहाँ पर था जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पर है कि अगर आप इमरजेंसी दर्शन करना चाहे उस मंदिर में या मूर्ति का, तो आपको 25,000 देना पड़ेगा। सोचो कि इतना बड़ा धंधा होता है कि भगवान के नाम पे यहाँ पर चंदे उतारे जा रहे हैं दर्शन करने के नाम पे। भगवान इतने गरीब हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, उनको ज़मीन दिया जा रहा है कि भगवान लीजिए आप घर बनाइए। इतना खूबसूरत संसार है, अगर भगवान होंगे तो इतने पहाड़, झील, झरने, नदियाँ, समुद्र सब कुछ बनाए। हर जगह ईश्वर है ही, फिर मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है? तो ब्राह्मण क्या करते थे कि धार्मिक संस्थाओं को दान दिए थे, क्योंकि इनको अपना धंधा चलाना था। इनका धंधा कब चलेगा? जब इनकी धार्मिक संस्थाएं होंगी। सर्वप्रथम शीशे का सिक्का, ये सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले भारत में शीशे का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया था? तो सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे का सिक्का इसी वंश के लोगों ने चलाया था। इनके महाराष्ट्र में इनके बाद मतलब जब ये वंश समाप्त हुआ तो महाराष्ट्र में वाकाटक वंश शुरुआत हुआ तथा आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश हुआ तथा दक्षिण पूर्व में पल्लव, दक्षिण मतलब भारत का अगर इधर देखेंगे तो यहाँ दक्षिण जो तमिलनाडु वाला है दक्षिण पूर्व, यहाँ पर पल्लव वंश स्थापित हुआ। उसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु, और इधर महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में कौन सा वंश स्थापित हुआ? वाकाटक वंश। और यहाँ पर जो मैंने बताया वो यहाँ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसके बारे में कहा गया है कि इसके घोड़े जो थे वो 3 सागरों का पानी पिया करते थे। 3 सागरों के, कौन कौन 3 सागर? दक्षिण भारत जो है, ये दक्षिण भारत, इधर को अरब सागर कहा जाता है, इसको बंगाल खाड़ी, नीचे वाले को हिंद महासागर। बाकी ये तीनों एक ही हिंद महासागर का ही भाग है। लेकिन कहा गया है कि इनके जो घोड़े थे वो 3 महासागरों का पानी पीते थे। मतलब इन्होंने दक्षिण भारत में अपना इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था कि इधर भी इन्हीं का साम्राज्य चलता था, इधर भी और नीचे भी चलता था। तो नीचे वाले में कौन सा आ गया? पल्लव आ गए, और इक्ष्वाकु, ये चूंकि बौद्ध धर्म को मानते थे तो इधर इक्ष्वाकु आ गए, और इधर कौन हो गए? वाकाटक वंश। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ेंगे, वाकाटक वंश पढ़ेंगे, इक्ष्वाकु पढ़ेंगे और पल्लव पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब ज़्यादा बचा नहीं है। तो चलिए, जो लोग हमसे जुड़े रहे सभी को धन्यवाद। बाय।